Hello everyone, how are you all? Welcome to Crystal International Public School. In previous video, we revised the chapter number 11 till the organs of the United Nation. प्रीवियस वीडियो में हमने यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गन्स है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटरीट एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके बारे में पढ़ा, रिवाइज किया एंड वी रीच्ड टू स्टडी अबाउट जनरल असेंबली इन डिटेल. सो टुडे वी विल रिवाइज जनरल असेंबली, वर्क ऑफ जनरल असेंबली, Security Council, veto power and special organizations of United Nation. So we will start with the General Assembly. The General Assembly, here we can see General Assembly, it's a very big hall. Many people can sit together. So all the countries' representatives, they are sitting here and they discuss about the problems, the disputes among the countries and they try to solve it. So this is General Assembly Hall. The General Assembly, it is the biggest organ of UN. जनरल असेंबली जो है वो UN मीन्स यूनाइटेड नेशन का बिगेस्ट, सबसे बड़ा ऑर्गन है, विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द वर्ल्ड पार्लियामेंट. जैसे हमारी कंट्री में पार्लियामेंट है ना, जहाँ पर लोकसभा एंड राज्यसभा, अपर हाउस लोअर हाउस हम स्टडी कर चुके हैं, तो वो होता है द सेम वे वर्ल्ड पार्लियामेंट जनरल असेंबली है, कि जहाँ पर वर्ल्ड रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स, सारी कंट्रीज़ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है एंड सॉल्व किया जाता है. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मेंबर नेशन अटेंडेड. In previous lecture we studied के total 191 member nation are there right now. 191 member nations are there. Before that, when United Nation was established, that time 51 nations members and right now 191 nations members है. Okay, so वो सारे के सारे nations जो है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स, नाउ रिप्रेजेंटेटिव मीन्स ऐसे पर्सन के जो हमारी कंट्री की प्रॉब्लम्स को वहाँ पर रिप्रेजेंट करे, मतलब वहाँ पर जाकर डिस्कस करे. एवरी मेंबर नेशन कैन सेंड एटलीस्ट 5 रिप्रेजेंटेटिव्स, डेलीगेट्स टू इट. अब रिप्रेजेंटेटिव्स बोलो या डेलीगेट्स बोलो, दोनों एक ही है कि वो हमारे नेशन से बिलोंग करने वाले हम एटलीस्ट 5 पर्सन सेंड कर सकते हैं. जैसे इंडिया है तो इंडिया में से कोई भी 5 पर्सन वहाँ पर जा सकते हैं. बट एट द टाइम ऑफ वोटिंग वन नेशन कैन कास्ट ओनली 1 वोट. लेकिन जब भी कोई वोटिंग होती है तो दो आप 5 मेंबर हो या 3 मेंबर हो, 2 मेंबर हो, इट डजेंट मैटर. वोटिंग के टाइम पर वोट तो एक ही होता है, मीन्स 1 कंट्री 1 वोट. द जनरल मीटिंग इज हेल्ड वंस इन अ ईयर. जनरल असेंबली जो है वहाँ पर एक जनरल मीटिंग होती है और वो ईयरली 1 टाइम होती है. इट्स मेंबर्स इलेक्ट द प्रेसिडेंट. जनरल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं. आफ्टर दैट वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है. मतलब कि एवरी ईयर जब भी मीटिंग होगी तब इलेक्शन होगा, तो कोई एक पर्सन वहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं रहता है. नाउ मिसिस विजया लक्ष्मी पंडित, शी वॉज इंडियन. मिसिस विजया लक्ष्मी पंडित, she was elected as the president of the General Assembly in the year 1953-54. 1953-54 ईयर की जो मीटिंग हुई, 1 ईयर की जो मीटिंग, वो ईयर में श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, मिसिस विजया लक्ष्मी पंडित जो है वो एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट
हुई। नाउ दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर अस कि हमारी इंडियन लेडी वुमन शी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली मीटिंग. The assembly presented the Universal Declaration of Human Rights on 10th December 1948. जनरल असेंबली जो है उन्होंने प्रेजेंट किया दैट मीन्स के सबके सामने उसे इम्प्लीमेंट किया या डिक्लेयर किया. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का मतलब कि वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने ये डिक्लेरेशन किए ह्यूमन राइट्स. अब ये ह्यूमन राइट्स कौन से हैं वो स्टैंडर्ड 9th में आपको डिटेल में आएगा. बट एवरीवन हैज़ अ राइट टू लिव, एवरीवन हैज़ अ राइट टू सेटल एनीवेयर, एवरीवन हैज़ अ राइट टू डू हिज हर ऑन बिजनेस, एवरीवन हैज़ अ राइट टू फॉलो हिज हर ऑन रिलीजन. तो ऐसे जो ह्यूमन राइट्स है वो प्रेजेंट किए गए. कब? 10th December 1948 को. General Assembly can discuss and suggest solutions or give advice to any issue in the world within the limit prescribed in the Charter of the UN. In previous lecture we discussed the UN का charter. It is called Constitution. तो उसमें जो लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है, जैसे हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें फ्रीडम दी गई है, बट वो फ्रीडम की भी लिमिट है. जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो हमारे वेलफेयर के लिए वर्क करेगी, लेकिन रिलीजियस मैटर में इंटरफियर नहीं कर सकते, ना ही उन्हें करना चाहिए. सो द सेम वे यहाँ पर भी यूएन का जो चार्टर है उसमें भी कुछ लिमिट्स दी गई है कि वो इसके बाहर जाकर वर्क नहीं कर सकते. तो यहाँ पर भी उन्हें चार्टर मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है. सो वर्ल्ड रिलेटेड अमॉन्ग दी कंट्रीज बिटवीन टू कंट्री कोई भी इश्यू है तो उसे डिस्कस किया जाता है, सॉल्यूशन सजेस्ट किए जाते हैं या एडवाइस दी जाती है. The General Assembly immediately draws the attention of the Security Council towards any situation which can put the peace and security in the world in danger. जनरल असेंबली जो है वहाँ पर सारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स मिलते हैं ईयरली वंस. तो जब भी जनरल असेंबली को ऐसा फील होता है कि कोई भी नेशन है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो वर्ल्ड पीस को, वर्ल्ड सिक्योरिटी को डेंजर में ला सकता है या डेंजर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने World War I एंड World War II फेस किया है. World War I जो है उसमें बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था, मैनी कंट्रीज वर देयर, पूरा वर्ल्ड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे इंजर्ड हुए, बहुत सारे ऐसे थे जो परमानेंटली हैंडीकैप हो गए. आफ्टर दैट ऐसा हुआ कि अब चलो अब वॉर नहीं होगा, लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश किया गया, बट लीग ऑफ नेशन भी फेल हो गया और फिर World War II ब्रोक आउट हुआ. जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी पर एटम बम ड्रॉप कर दिए. और इस तरह से व्हेन यूएसए जो है उन्होंने हिरोशिमा एंड नागासाकी पर एटम बम ड्रॉप किए, उसके बाद जापान पूरी तरह से कोलैप्स हो गया और World War II का एंड आया. बट देन टू वहाँ पर एक डर ऑलवेज थ्रेटन वॉज देयर कि 3rd वर्ल्ड वॉर हो सकता है, कि 3rd वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए. और इसीलिए जनरल असेंबली जो है अगर कहीं पर फील होता है तो इमीडिएट मैनर पे इमीडिएट इफेक्ट पर सिक्योरिटी काउंसिल का अटेंशन ड्रॉ करती है. दैट मीन्स के सिक्योरिटी काउंसिल को इन्फॉर्म करती है टुवार्ड्स एनी सिचुएशन, ऐसी कोई भी सिचुएशन कि जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस हो. वर्ल्ड वॉर ना होकर ऐसा वॉर हो कि जिसकी इफ़ेक्ट इकोनॉमी पर,
वर्ल्ड पीस पर पड़े, वर्ल्ड की सिक्योरिटी डेंजर में आए, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही हो तो उसकी तरफ जनरल असेंबली जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल को अटेंड करती है, वॉर्न करती है। द अथॉरिटी टू ग्रांट मेंबरशिप टू अ नेशन लाइज विद द जनरल असेंबली। आप यूनाइटेड नेशन के मेंबर रहोगे या नहीं, आप दैट मीन्स कोई भी कंट्री, तो वो अथॉरिटी जो है वो जनरल असेंबली के पास है कि जनरल असेंबली डिसाइड करेगी, वो आपको परमिशन देगी, ग्रांट देगी कि आप मेंबर नेशन हो या नहीं। मतलब कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर नेशन बनना हो तो जनरल असेंबली की परमिशन रिक्वायर है। नाउ द सेकेंड वन, दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो जनरल असेंबली के बाद आने वाला सेकेंड ऑर्गन है एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे जनरल असेंबली बिगेस्ट है, वैसे ही सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जिसमें 15 मेंबर्स आर देयर, और वो 15 मेंबर्स में से 5 कंट्रीज जो है वो परमानेंट मेंबर है। यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया and China. Again I am repeating, USA, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, ये 5 जो है वो परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ है। ये 5 कंट्रीज़ परमानेंट मेंबर है। दैट मीन्स के सिक्योरिटी काउंसिल में जो 15 मेंबर नेशन होते हैं वो 15 में से अब 15 की 15 कंट्री पे परमानेंट हो तो अदर कंट्रीज़ को कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चांस कैसे मिलेगा, और इसीलिए 5 मेंबर्स जो है वो परमानेंट है। मेंबर दैट मीन्स पर्सन नहीं, कंट्रीज। तो 5 कंट्रीज जो है वो परमानेंट मेंबर है एंड अदर 10 कंट्रीज जो है 10 मेंबर्स वो 2 ईयर के लिए जनरल असेंबली के थ्रू इलेक्टेड होते हैं। मतलब जनरल असेंबली डिसाइड करती है एवरी 2 ईयर के बाद अदर 10 मेंबर्स, ताकि सबको चांस मिले। अदरवाइज जो 15 है वो 15 ही रहेंगे, और इसीलिए जनरल असेंबली डिसाइड करती है कि अदर 10 मेंबर, सपोज जैसे होता है ना कि हम लोग मंथ वाइज मॉनिटर चेंज करते हैं, क्यों कि हर एक को मॉनिटर बनने का चांस मिले, लेकिन हेड बॉय हेड गर्ल नहीं चेंज करते, कैप्टन्स नहीं चेंज करते, क्योंकि उनको एवरी टाइम अगर हम चेंज करते रहे एवरी मंथ, तो एवरी मंथ उनको ड्यूटी एक्सप्लेन करना, याद दिलाना, समझाना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो परमानेंट है कैप्टन्स, लेकिन मॉनिटर हम एवरी मंथ चेंज करते हैं। सो द सेम वे यहाँ पर भी एवरी 2 ईयर के लिए 10 नेशन जो है वो मेंबर रहते हैं टेम्पररी बेसिस पर। आफ्टर 2 ईयर अदर मेंबर्स विल बी इलेक्टेड। सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके पास ट्रिमेंडियस पावर है क्योंकि उनका काम क्या है, एज द नेम, उन्हें लोगों को, कंट्रीज़ को सिक्योर रखना है, वर्ल्ड की पीस एंड सिक्योरिटी को मैनेज करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसीलिए उनके पास ट्रिमेंडियस पावर है। मतलब सबसे ज़्यादा पावर उनके पास है। अब सिक्योरिटी काउंसिल का एम क्या है? व्हाट इज़ द एम ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? सो द एम इज़ टू सॉल्व disputes between nations diplomatically as long as possible। मतलब कि जब तक पॉसिबल हो, सेंटेंस जो है वो ये है कि इट्स एम इज़ टू सॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशंस डिप्लोमेटिकली एज लॉन्ग एज पॉसिबल। दैट मीन्स के जब तक पॉसिबल है तब तक कंट्रीज़ के बीच का जो डिस्प्यूट्स है, जो प्रॉब्लम है या जो क्वेश्चन है, उसे डिप्लोमेटिकली सॉल्व किया जाए। डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने का मतलब है ऐसे सॉल्व किया जाए कि दोनों में से एक भी कंट्री को डिससेटिस्फेक्शन ना हो, कि किसी भी कंट्री को ऐसा फील ना हो कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था
वो चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कोर्ट के बारे में कि जो लोक अदालत जैसे होते हैं उसके अंदर ऐसा होता है कि जजमेंट दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर अगर जो पिटिशनर है जिसने केस फाइल किया और जिसके अगेंस्ट हुआ है, वो दोनों को सुनकर दोनों को किसी को लॉस ना हो ये देखकर जजमेंट दिया जाता है। उसी तरह से सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो नेशन के जो डिस्प्यूटीज है, जो प्रॉब्लम्स है, उसे इस तरह से डिप्लोमेटिकली मतलब ऐसे सॉल्व करते हैं कि जिससे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाए और दोनों में से किसी भी कंट्री को डिससेटिस्फेक्शन फील ना हो, ऐसा फील ना हो कि हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है। द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन का जो हेड है उसे कहा जाता है सेक्रेटरी जनरल। अब ये 1 मार्क में आ सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज नॉन एज द सेक्रेटरी जनरल। ही इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली। सेक्रेटरी जनरल को जनरल असेंबली जो है वो अपॉइंट करती है एट द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के कहने पर उनसे कंसल्ट करके उनकी एडवाइस से जनरल असेंबली जो है वो सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करते हैं एंड ही वर्क्स एज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द यूएन। वो एज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वर्क करते हैं। नाउ वीटो। सो व्हाट इज वीटो? सो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि रशिया, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन एंड चाइना, ये 5 कंट्रीज आर देयर के जो सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है। उनके पास ये वीटो पावर है, बाकी किसी के पास नहीं है। ये 5 जो परमानेंट मेंबर नेशन है उन्हीं के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब होता है राइट टू डिनाई, दैट मीन्स नेगेटिव वोट। अगर आपको पूछा जाए किसी भी मैटर में कि ये करना चाहिए कि नहीं, तो 5 मेंबर नेशन है, तो अगर किसी को ऐसा फील होता है कि ये वर्क नहीं होना चाहिए या ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए नहीं है और वो उसके अगेंस्ट जाते हैं, अगेंस्ट मीन्स के वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव वोट। जनरली नेगेटिव वोट नहीं होता है। वोटिंग में क्या होता है कि आपको वोट किसको देना है ये आप डिसाइड करोगे, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव वोट कास्ट किया जाता है। दैट मीन्स के वो नेगेटिव वोट देते हैं, वो अग्रीमेंट के अपोज में होते हैं, अग्रीमेंट के सपोर्ट में नहीं। सो द वीटो पावर और राइट टू डिनाई इज अ नेगेटिव वोट कास्टेड अगेंस्ट अ प्रपोजल इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी प्रपोजल आता है तो उसके अगेंस्ट नेगेटिव वोट किया जाता है। दैट मीन्स कि आई एम नॉट इन फेवर इन दैट। It is necessary for all the 5 permanent members of the Security Council to agree over any decision. ये ज़रूरी है कि जो 5 मेंबर नेशन है वो कोई भी डिसीजन पर अग्री करे। 5 में से अगर एक भी नेगेटिव वोट कास्ट करता है, वो अग्री नहीं करता है, तो वो रिजोल्यूशन, वो प्रपोजल पास नहीं होता है। अगर कोई भी मेंबर नेशन जो है 5 में से कोई भी, चाइना, रशिया, यूएसए, फ्रांस एंड ब्रिटेन, ये 5 में से कोई भी वीटो का यूज़ करता है, मतलब नेगेटिव वोट देता है, तो रिजोल्यूशन पास नहीं होता, मतलब कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता है। नाउ द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट हो। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज टू फोस्टर, मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए, स्पीडी डेवलपमेंट होनी चाहिए। कैसे? सोशली,
इकोनॉमिकली, कल्चरली एंड एजुकेशनली। पीपल के डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उसके लिए उन्हें हेल्प करनी है कि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, विद दैट उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी इम्प्रूव हो। लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होना दैट डजेंट मीन टू बिकम रिच, दैट मीन्स कि हमें जितना नेसेसरी है एटलीस्ट उतना हम अर्न करें, बिलो पॉवर्टी लाइन ना रहे। सो लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसे इम्प्रूव करने के लिए यूनाइटेड नेशन जो है वो हेल्प करता है। कैसे? तो बाय जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट क्या है? वर्क, हम जो जॉब करते हैं वो, तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज करके, जनरेट करके। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स, ये जो ऑब्जेक्टिव है मतलब कि सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशनल, लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर लाना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, तो ये सारी एक्टिविटीज़ या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश की गई है, जिनको स्पेसिफिक वर्क एरियाज दिए गए हैं, उनको लीडर दे दिए, तो वो लीडर के हाथ के नीचे वो काम करते हैं और उनको अपना अपना एरिया दे दिया है कि उनको इसी फील्ड में, मीन्स फूड रिलेटेड है तो WHO का ही वर्क है, हेल्थ रिलेटेड डिसीजन WHO ही लेगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना तो वो WHO ही करेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही बाकी की जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट्स है और वो ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई है, उनको स्पेसिफिक एरिया दे दिए हैं और उसमें यूनाइटेड नेशन के जो लीडर्स हैं उनके अंडर वो वर्क करते हैं। सो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन की, उसके नेम दिए हैं, शॉर्ट फॉर्म दिए हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो दिया गया है और उनका मेजर फंक्शन क्या है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए काम करती है या कौन से एरिया में काम करती है। स्पेसिफिक एरिया दिया है ना, मतलब इनको इतना ही करना है। आप लोगों ने देखा होगा 2019 में हमारे स्कूल में टेक्नो ब्लास्ट था, तो सब सब्जेक्ट वाइज बच्चों को डिवाइड किया था, किसी ने हिस्ट्री सेक्शन सिलेक्ट किया था, किसी ने रोबोटिक्स किया था, तो कोई लैंग्वेज में था, तो अलग अलग डिपार्टमेंट थे, उनके लीडर अलग अलग थे। सो द सेम वे यहाँ पर भी अलग अलग स्पेशल वर्क के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई है, जिसमें सबसे पहले है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है WHO और उसका हेडक्वार्टर मतलब मेन ऑफिस है जिनीवा। और उसका फंक्शन क्या है, तो वो पीपल की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जो है उसे इम्प्रूव करने के एफर्ट्स करते हैं, मतलब कि नॉट ओनली इंडियाज और नॉट ओनली USA या UK या चाइना या ब्रिटेन या फ्रांस, कोई एक पर्टिकुलर नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो पीपल हैं उनकी फिजिकल एंड मेंटल, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है उनको डिप्रेशन होने लगता है और वो डिप्रेशन में आकर कभी कभी सुसाइड कमिट कर लेते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगते हैं, बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं दैट इज़ कॉल्ड मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल, तो आप समझते ही हो, तो वो इम्प्रूव करने के एफर्ट्स करना ये WHO का मेन फंक्शन है। देन सेकेंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है यूनेस्को, और उसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और उसका वर्क क्या है कि टू कंट्रीब्यूट पीस एंड सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर इन ऑर्डर टू फर्दर यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट। दैट मीन्स कि कंट्रीज़ जो है वो कोलैबोरेशन, एक दूसरे के साथ मिलकर, मैंने आपको कोलैबोरेशन का मीनिंग समझाया हुआ है चैप्टर नंबर 9 में कि जब दो मर्ज हो जाते दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन।
तो इंटरनेशनल कोलाबोरेशन मतलब सारी ही कंट्री एक दूसरे के साथ मर्ज होकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर पीस एंड सिक्योरिटी को कंट्रीब्यूट करते हुए इंटरनेशनल कोलाबोरेशन प्रमोट करती है। दैट मीन्स कि शांति रहनी चाहिए, सिक्योरिटी रहनी चाहिए, और उस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर जो कंट्रीज है सारी की सारी वो कंट्रीज में एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर जो है उसे डेवलप किया जा सके एंड लोगों को अदर नेशन के लिए अपने अंदर रिस्पेक्ट हो। जैसे हम हमारी कंट्री की रिस्पेक्ट करते हैं वैसे हमें अदर कंट्रीज़ की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वो यूनिवर्सल रिस्पेक्ट जो है फॉर द कंट्री, फॉर द जस्टिस, फॉर द रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट, वो उनके अंदर डेवलप हो, ये यूनेस्को का वर्क है। नाउ द थर्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ILO। हेडक्वार्टर है जिनीवा में और उसका है मेजर फंक्शन जो है वो ये है कि टू प्रोमोट राइट्स एट वर्क, एनकरेज डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एनहेंस सोशल प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेथन्स डायलॉग ऑन वर्क रिलेटेड इश्यू। मतलब कि लोगों को प्रॉपरली वर्क मिले, जो डिसेंट एम्प्लॉयमेंट है उसे एनकरेज किया जाए। डिसेंट एम्प्लॉयमेंट मतलब रिस्की या ड्रग ट्रैफिकिंग ऐसा सब नहीं, जो डिसेंट है जहाँ पर लोग काम करके कुछ अर्न कर सकते हैं, तो ऐसी जो डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसे एनकरेज करना, सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सोशली स्ट्रेथन करना एंड वर्क रिलेटेड इश्यूज जो उसके ऊपर डायलॉग, दैट मीन्स के उसके ऊपर बातचीत करना, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करना। दिस इज द वर्क ऑफ ILO। नाउ द नेक्स्ट दैट इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, जिसका नेम अब चेंज होकर हो गया है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। इमरजेंसी निकाल दिया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है यूनिसेफ और उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। उसका जैसे नाम है वैसे ही वो चिल्ड्रन के वेलफेयर प्रोग्राम से रिलेटेड वर्क करते हैं कि जिसमें उनको लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल असिस्टेंस दिया जाए। मतलब बच्चों के अंदर ह्यूमैनिटी डेवलप हो, उनको एजुकेशन मिले, उनका डेवलपमेंट हो, नॉट ओनली चिल्ड्रन बट मदर्स ऑल्सो, क्योंकि अगर चिल्ड्रन एंड मदर हेल्दी एंड डेवलप्ड होंगे तो कंट्री भी डेवलप होगा, लिविंग स्टैंडर्ड डेफिनेटली अप होगा, और लिविंग स्टैंडर्ड अप हुआ तो कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलपिंग में से डेवलप होगी। जो चिल्ड्रन है उनको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड हो, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप हो, उनका डेवलपमेंट हो, दैट इज़ द वर्क ऑफ यूनिसेफ। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है FAO, जिसका हेडक्वार्टर है रोम में और उसका वर्क है टू एंश्योर दैट पीपल गेट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ इनफ एंड हाई क्वालिटी ऑफ फूड। एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, एग्रीकल्चर को बढ़ावा कर देना, जिससे जो पीपल है उनको फूड प्रोवाइड हो, वो भी हाई क्वालिटी का एंड रेगुलरली प्रोवाइड हो, इनफ जितना ज़रूरी है उतना फूड प्रोवाइड हो। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज वर्ल्ड बैंक, अनदर नेम इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सो वर्ल्ड बैंक के 2 शॉर्ट फॉर्म है, एक है WB और दूसरा है IBRD। ये दोनों ही आपने सुना ही होगा, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। ओके, DC शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, वॉशिंगटन में उसका हेडक्वार्टर है, जिसका मेन फंक्शन है कि लो इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करना, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट प्रोवाइड करना। अब इंटरेस्ट क्या है, जो मनी के ऊपर जो लिया जाता है एक्स्ट्रा अमाउंट, ब्याज जिसे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट पर लोन देना,
इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मतलब कि आपको कुछ पैसे दिए तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा. देन डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनको ग्रांट देना, उनको पर हेल्प, फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करना. अगर कोई कंट्री हेल्प की डिमांड कर रही है लोन या उसकी, तो वो देना उनको. लोन तो ऐसा होता है कि जो हमें रिपे करना पड़ता है. ग्रांट ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट हमें नहीं मिलती. हमने सुना ही है कि कुछ स्कूल गवर्नमेंट होती है, ग्रांटेड स्कूल होती है जिनको गवर्नमेंट ग्रांट देती है, मतलब गवर्नमेंट में से सम अमाउंट उनको दिया जाता है फॉर द डेवलपमेंट. सो दिस सपोर्ट अ वाइड अराई ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सच एरियाज एज. तो ये जो सपोर्ट है वो किस लिए है कि ऐसे एरियाज में इन्वेस्ट किया जाए जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो. कौन से एरिया? एक तो एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल एंड प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट. इन सब के डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है. सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ United Nation. Okay, so rest we will study in next lecture. Hope you understand everything. Thank you all.